हेलो गाइज, तो स्वागत है आप सभी का पीएस एक्सप्लेन चैनल में। तो गाइज आज मेरा थैंक यू सिर्फ और सिर्फ सुपर चैट के लिए नहीं बल्कि उन सारे लोगों के लिए है जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। जब मैंने लास्ट इस चैनल को स्टार्ट किया था तब मुझे कभी भी नहीं लगा था कि हम लोग इतनी जल्दी 100 के पे पहुंच जाएंगे। अगर पीएस एक्सप्लेन एक स्टोरी है ना, तो इस स्टोरी के मेन कैरेक्टर्स आप लोग हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था निया बोल रही होती है चेयरमैन चू यूमो, हमारे ऊपर काफी सारी दिक्कतें आनी स्टार्ट हो गई है। यूमो सोच रही होती है सारी की सारी मेरी ही गलती थी, मैं काफी इम्पल्सिव हो गई थी। ये जानने के बाद में कि टोनी मेडिसिन बेच के पैसा कमाता है, मैं इतना गुस्सा हो गई थी कि मैंने सारे के सारे पैसे उड़ा दिए और अब वो मेरा कॉल भी पिक नहीं कर रहा। मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर अब मैं क्या करूं। निया बोल रही होती है आप एक और बार ट्राई करके देखिए ना, पक्का से बदल टोनी का कॉल पिक कर लेंगे। तभी कमरे के अंदर जियाली एंटर करते हुए बोल रही होती है रिसेंटली हमारे पास में काफी सारे पेशेंट आए हैं और हमारे हॉस्पिटल के बेड कम पड़ गए, इसी वजह से उन लोगों को बाकी सारे हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ रहा है, पर हमारे पास में फंड्स नहीं और बाकी सारे हॉस्पिटल को तो हाथों हाथ पे करना पड़ेगा ना। निया बोल रही होती है जियाली तुम शांत हो जाओ, बाकी सारे हॉस्पिटल से मैं बात कर लूंगी। सभी के जाने के बाद में यूमो सोच रही होती है आखिर मैं ये क्या कर रही हूँ, मेरी वजह से फाउंडेशन के ऊपर दिक्कत आ गई है और कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं जिद के चक्कर में कुछ पेशेंट अपनी जान खो बैठे। क्या मुझे टोनी को कांटेक्ट करना चाहिए? वैसे मेरा प्राइस लोगों के जान के आगे कुछ भी नहीं है। अगर मुझे लोगों को बचाने के लिए अपना प्राइस नीचे भी गिराना पड़े ना तो भी कोई बात नहीं। मैं एक लास्ट टाइम टोनी को कॉल करके देख लेती हूँ, अगर वो मेरा कॉल पिक नहीं करेगा तो फिर मैं फादर से हेल्प मांग लूंगी। फिर यूमो ने टोनी को कॉल कर दिया होता है। टोनी सोच रहा होता है आज यूमो का कॉल आ रहा है, अभी मैं इसी के बारे में बात कर रहा था, उसे कॉल भी आ गया। कॉल पिक करते हुए टोनी बोल रहा होता है हाँ मिस यूमो बोलिए आपका क्या काम था। यूमो बोल रही होती है टोनी एक बहुत ही जरूरी मैटर था जिसके बारे में मुझे तुमसे बात करनी थी, क्या तुम मुझसे मिल सकते हो? टोनी बोल रहा होता है कितना कमाल का कोइंसिडेंस है ना, मुझे भी आपसे किसी मैटर के बारे में डिस्कस करना था। एक काम करो आप तियानमेन सिटी आ जाओ, मैं यहाँ पे मूवी शूट कर रहा हूँ, अगले कुछ दिनों तक मैं तियानमेन सिटी में ही रहूंगा, तो जब भी आपको मुझसे बात करनी हो ना आप यहाँ पे आ जाना। शॉक्ड होते हुए यूमो बोल रही होती है क्या तियानमेन सिटी आना है? यूमो सोच रही होती है आखिर एक इंसान एक टाइम पे कितने काम कर सकता है। टोनी के पास में ऑलरेडी बहुत सारी कंपनी है हैंडल करने के लिए और ये सियोल फार्मास्यूटिकल के साथ में काफी ग्रो भी तो कर रहा था, तो ऐसे में आखिर मूवी शूट करने के लिए कब चला गया। और कमाल की बात तो ये है कि इसको हर एक काम आता भी है, ये एक्टिंग भी कर पा रहा है। यूमो बोल रही होती है टोनी अभी हमारे फाउंडेशन के ऊपर ना काफी सारी दिक्कतें आ रखी है, तुम्हारे जो दिए हुए फंड्स थे वो कम पड़ गए और अभी हमारे पास में बहुत सारे पेशेंट आए हुए हैं। टोनी बोल रहा होता है मुझे तुम्हारी लंबी चौड़ी कहानी सुनने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, बात तो बस इतनी सी है ना कि तुम्हारे पास में पैसे की कमी हो गई है, तुम बस एक सेकंड रुको मैं तुम्हें अभी पैसे ट्रांसफर कर देता हूँ। ये बोलते हुए टोनी वहाँ पे कॉल कट कर देता है। चिढ़ते हुए यूमो सोच रही होती है सच में टोनी दिन पर दिन काफी ज्यादा बेकार होता जा रहा है, अभी मैं अपनी बातें कह ही रही थी लेकिन इसने मेरी बातें सुनी ही नहीं। ये तो फंड्स देने की बात ऐसे कर रहा है जैसे कि मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ। जियांग चैनी से हुई फाइट से पहले टोनी में से काफी तरीके से बात करता था, पर लगता है कि टोनी का रियल फेस यही है जो कि इसने दिखा दिया है और ये मेरे सामने अब नॉर्मल नहीं हो पा रहा। अगर टोनी मेरे साथ में ऐसे ही बिहेव करता रहेगा ना तो फिर मैं इस पोजीशन से रिजाइन कर दूंगी। मेरे डैड ने मुझे बोला था कि उनके डिपार्टमेंट में एक पोजीशन खाली है, मैं उस पोजीशन पे काम करना स्टार्ट कर दूंगी। हम देखते हैं चू यूमो की अफेक्शन 2 पॉइंट से घट गई होती है और उसकी टोटल अफेक्शन होती है 92 पॉइंट्स। यूमो बोल रही होती है मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा है, मेरा मन कर रहा है कि मैं इस फोन को यहीं पे तोड़ दूं। जब वो अपने फोन को फेंके तोड़ने ही वाली होती है तभी उसके फोन के ऊपर एक मैसेज आता है। यूमो बोल रही होती है टोनी तो काफी तेज है, उसने पैसा भेज भी दिया, पर आखिर उसने कितना पे किया है, क्या ये अमाउंट 3 बिलियन है? फिर वो शॉक्ड होते हुए बोल रही होती है क्या टोनी ने मुझे 300 बिलियन ट्रांसफर कर दिया है? फिर खुद को शांत करते हुए यूमो बोल रही होती है टोनी ने मुझे ऐसे ही 300 बिलियन ट्रांसफर कर दिए, वो ये शो कर रहा है कि उसके लिए अमाउंट कुछ भी नहीं है, या फिर शायद से टोनी को मेरे ऊपर इतना भरोसा है ना कि उसने मुझे 300 बिलियन देने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। मैं कब से यहाँ पे खड़े खड़े ये बोल रही थी कि टोनी काफी ज्यादा घटिया हो गया है और उसके साथ में काम करना बिल्कुल भी सही नहीं है, पर अगर मैं चीजों को पलट के देखती हूँ तो यहाँ से कहीं से भी टोनी गलत नहीं है, उल्टा लास्ट कुछ दिनों में तो मैं काफी सारी गलतियाँ कर रही हूँ। टोनी स्टार्क ऐसा इंसान है ना जो कि अपने ऊपर ऐसा बड़ा लेकर भी दिखाता है कि वो कुछ भी नहीं कर रहा। उसने आज तक मेरे लिए जितना भी कुछ किया उसके बदले में कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करा। मैंने ये तो सोच लिया कि वो कंपनी पे कंपनी बना के पैसे कमा रहा है और वो एक्टिंग भी कर रहा है, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा कि वो मेहनत भी तो कर रहा है ना। वो अपने टैक्सेस को पे करने के बाद में जो चैरिटी करता है ना वो उसकी अच्छाई है, लेकिन मैंने इस चीज को गलत समझ लिया। मैं ये बात तो बोल रही हूँ कि वो लोगों को ठीक करने के लिए मेडिसिन बेच रहा है और उन्हीं लोगों के सामने अच्छा बनने के लिए चैरिटी भी कर रहा है, पर मैंने ये नहीं देखा कि उसकी मेडिसिन कितनी कमाल की थी। कितने सारे ऐसे पेशेंट जिन्होंने अपनी लाइफ की उम्मीद खो दी थी उन लोगों को इसने उम्मीद दे दी। अभी मुझे खुद से काफी नफरत हो रही है कि आखिर मैं इतनी घटिया कब से होगा कि मैंने टोनी की शक्ल को देखा ही नहीं। अभी रिसेंटली न्यूज आई थी कि जो स्टार्क फार्मास्यूटिकल है उसका प्रॉफिट 300 बिलियन था
और अगर देखा तो टोनी ने मुझे सारे के सारे पैसे को ट्रांसफर कर दिया है। इसका मतलब वो मेडिसिन बेच भी चैरिटी करने के लिए रहा है। टोनी मुझे माफ कर दो, मैं एक बहुत ही घटिया लड़की हूँ जो कि तुम्हें समझ ही नहीं पाई। अब मैं जब अगली बार तुमसे मिलूंगी ना तो मैं अपनी गलतियों के लिए तुम्हें कंपनसेट करूंगी। हम देखते यूमो की अफेक्शन 1 पॉइंट से बढ़ गई होती है और उसकी करंट अफेक्शन होती है 93 पॉइंट्स। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं टोनी को जिसके पास में खड़ी जुई सोच रही होती है इन्होंने सिर्फ 2 ही सेकंड बात करे और 300 बिलियन ट्रांसफर कर दिया। अगर मैं देखूं तो रिसेंटली हमारे बॉस ने हमको 200 बिलियन ट्रांसफर किए थे और अभी डायरेक्टर चू यूमो को भी 300 बिलियन ट्रांसफर कर दिए। अगर मैं इनके इन्वेस्टमेंट की बात करूँ तो कुछ बड़ी कंपनी जैसे कि स्टाफ फार्मास्यूटिकल, फेटिया रियल एस्टेट और SteelTrade.com में इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है। और अगर वही मैं छोटी कंपनीज की बात करूँ ना तो उनकी तो गिनती भी नहीं कि इन्होंने कितनी कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा होगा। बॉस के पास में कंट्री में अलग अलग जगह पे 10 से ज्यादा मेंशन है। इन्होंने रिसेंटली तियानमेन सिटी के अंदर भी काफी ज्यादा कमाल का मेंशन बनवाया है और इन्होंने कुछ टाइम पहले टाइटैनिक 2.0 शिप भी खरीदी थी, साथ ही 15 से 20 हेलीकॉप्टर्स भी खरीदे थे। जितनी भी चीजों को मैं जानती हूँ अगर मैं उन सभी के अंदर इनकी इन्वेस्टमेंट को काउंट कर लूँ तो वो होता है 800 बिलियन युआन। और मैं इस चीज को लेकर तो बिल्कुल ही श्योर हूँ कि मैं बॉस के हर एक इन्वेस्टमेंट के बारे में तो नहीं जानती। बॉस एक बहुत ही मिस्टीरियस इंसान है जिनके बारे में दुनिया उतनी ही जानती है जितना कि चाहते है कि दुनिया जाने। अगर मैं किसी यूरोपियन कंट्री के प्रिंस से भी बॉस को कंपेयर करूँ ना तो वो भी इतना खर्च नहीं कर सकता जितना कि बॉस खर्च करते हैं। सिर्फ और सिर्फ कुछ बिजनेसेस के थ्रू इतना पैसा कमाना और इतनी ग्रोथ करना पॉसिबल नहीं है। कहा जाता है कि एंशिएंट टाइम के अंदर 50 से ज्यादा वेल्थी फैमिली रहा करती थी, जिनमें से 3 की तो हिस्ट्री है कि वो डिस्ट्रॉय कैसे हुए, लेकिन जो हिडन स्टार्क फैमिली थी वो इतिहास के पन्नों से गायब हो गई। उसके साथ में पता नहीं क्या हो लेकिन वो फैमिली डिस्ट्रॉय तो नहीं हुई थी। हो सकता है हमारे बॉस सच में स्टार्क फैमिली से ही बिलोंग करते हो, इसी वजह से इनकी जो एग्जिस्टेंस है वो इतनी टेरिफाइंग है। और चाहे भले इनके सामने कैपिटल की कोई भी बड़ी फैमिली आ जाए डरते नहीं है। मुझे काम करते करते बहुत टाइम हो गया है और एक एम्प्लॉय का अनरिटन रूल होता है कि वो कभी भी अपने बॉस से वो नहीं पूछ सकता जो कि उसका बॉस उसे बताना ना चाहे। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि बॉस का बैकग्राउंड क्या है, उनके पास में पैसे कहाँ से आ रहे हैं, लेकिन मुझे बस इनके ऊपर भरोसा करना है क्योंकि आज तक इन्होंने कभी भरोसे को तोड़ा नहीं है। तभी वहाँ पे स्टैनली आते हुए बोल रहा होता है, गॉडफादर क्या आपने मुझे बुलाया क्या? टोनी बोल रहा होता है, हाँ मेरे पास में तुम्हारे लिए काम था। स्टैनली बोल रहा होता है, गॉडफादर आपको जो भी काम है ना आप मुझे बता सकते हैं, आपके लिए तो कुछ भी करना मेरे लिए बहुत ही बड़ी ऑनर की बात है। टोनी बोल रहा होता है, स्टैनली तुम एक बहुत ही फेमस डायरेक्टर रह चुके हो तो अब तुम मेरे सामने ऐसे बेवकूफ वाली एक्टिंग मत करो। मुझे तुमसे कुछ सीरियसली बिजनेस की बात करनी थी। देखो मुझे यहाँ पे किसी को सरप्राइज बर्थडे पार्टी देनी है। ये बर्थडे पार्टी बिल्कुल ऐसी दिखनी चाहिए जैसे कि कोई कॉन्सर्ट चल रहा है। इस बर्थडे पार्टी के अंदर हमारी कंट्री का हर एक फेमस सिंगर आना चाहिए और इन लोगों को बुलाने का काम तुम्हारा है। टोनी सोच रहा होता है जल्द झीलू का बर्थडे आने वाला है और मुझे झीलू से मिले हुए काफी लंबा टाइम हो चुका है। उसे पक्का से अभी तक यही लग रहा होगा कि मैं उसके बर्थडे के बारे में भूल चुका हूँ। वो अंदर ही अंदर मेरे ऊपर काफी चिढ़ भी रही होगी, लेकिन जब मैं उसको कॉन्सर्ट में इन्वाइट करके उसे बर्थडे पार्टी दूंगा ना तब वो काफी सरप्राइज हो जाएगी और उसके सरप्राइज होने की वजह से मुझे स्ट्रेंथनिंग पॉइंट मिलेंगे। स्टैनली बोल रहा होता है, गॉडफादर सिंगर्स को इनवाइट करना इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको मुझे थोड़ा पहले बताना चाहिए था। सभी को बुलाने के लिए आपने मुझे बहुत ही कम टाइम दिया है और ये जो फेमस सिंगर्स होते हैं इनका एक शेड्यूल होता है जिसके हिसाब से लोग काम करते हैं। इनको अगर हमारी वजह से शेड्यूल तोड़ना पड़ गया ना तो इनकी जो कीमतें होगी वो काफी हाई होगी। टोनी बोल रहा होता है, स्टैनली मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, एक ऐसी प्रॉब्लम जो कि पैसे से सॉल्व हो सकती है मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है। टोनी बोल रहा होता है, सेक्रेटरी जुई आपको मेरे लिए एक काम करना है। आप किसी बंदे से कह के इस प्रोविंस में जितने भी फायरवर्क्स थे ना उन सभी को खरीद लीजिए और हम लोग को यहाँ पे एक ड्रोन लाइट शो भी कराना है जिसके लिए आपको 10,000 ड्रोन्स को अरेंज करवाना होगा। मैं चाहता हूँ कि ये बर्थडे पार्टी एक ऐसी बर्थडे पार्टी हो जिसको पूरा का पूरा सिटी याद रखे। बर्थडे गर्ल को ये फील होना चाहिए कि वो सबसे स्पेशल है। जुई बोल रही होती है, ठीक है बॉस मैं ये काम कर दूंगी। टोनी बोल रहा होता है, सेक्रेटरी जुई वैसे आपका बर्थडे कब आता है? मुझे आपको जानते हुए 1 साल हो चुके हैं लेकिन आपने मुझे कभी भी अपने बर्थडे के बारे में नहीं बताया। जुई बोल रही होती है, मैंने आपको इसी वजह से नहीं बताया क्योंकि मेरा कोई बर्थडे है ही नहीं। जब मैं छोटी थी ना तब मैं एक बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करती थी और मुझे पता भी नहीं है कि मेरे मॉम डैड कौन है। जब मैं स्ट्रीट पे घूम रही थी तब मुझे ली फैमिली वालों ने उठा लिया था। उसके बाद से ली फैमिली ने मुझे काफी टफ ट्रेनिंग कराई। मुझे सबसे आगे आना था, इसी वजह से मैंने उसके अंदर काफी मेहनत करी। फिर मैं ली जियामो की सेक्रेटरी भी बन गई। लेकिन इन सभी के बीच में मुझे नहीं पता कि मेरा बर्थडे कब आता है और ये जानना भी बिल्कुल ही इम्पॉसिबल होगा क्योंकि मेरा तो कोई बैकग्राउंड ही नहीं है। अगर मैं सच बोलूँ ना तो आप वो पहले इंसान हो जो कि मेरे बर्थडे के बारे में मुझसे पूछ रहे हैं, वरना तो आज से पहले मैंने कभी अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करा। टोनी बोल रहा होता है, अगर आपने पहले नहीं किया तो कोई बात नहीं, अब आप करेंगी। वैसे भी मैं झीलू के लिए बर्थडे पार्टी अरेंज कर ही रहा था, तो क्या ये सही रहेगा कि आप दोनों एक साथ में अपना बर्थडे सेलिब्रेट करें? भले ही आपने आज तक अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया तो क्या हो गया, आपका ये वाला बर्थडे पूरा का पूरा सिटी सेलिब्रेट करेगा। सभी को लगना चाहिए कि सीईओ जुई बिल्कुल भी अकेली नहीं है, उनके पास में एक बहुत ही बड़ी फैमिली है। जुई बोल रही होती है, क्या साथ में सेलिब्रेट करेंगे? लेकिन मैं तो बस एक नॉर्मल सी एम्प्लॉय हूँ।
क्या ये ठीक रहेगा? टोनी बोल रहा होता है आप मेरे राइट हैंड हो और मैं आपको एक बार बता दूं कि मैं किसी को भी फैमिली ऐसे ही नहीं बोल देता। आप मेरे लिए उतनी ही इम्पोर्टेंट हो जितनी की झीलू है। मैं इंसान को उसके बैकग्राउंड से नहीं बल्कि उसके कैरेक्टर से पसंद करता हूँ। अब जबकि आप मेरी फैमिली का हिस्सा बन चुकी है ना, तो आपके पास में वो सब कुछ होगा जो कि बाकी सारे लोगों के पास में है। वहाँ पे टोनी की बातों को सुन के जूही रोना स्टार्ट कर देती है। जूही बोल रही होती है बॉस सच में आप काफी अच्छे हैं। टोनी सोच रहा होता है अब मुझे समझ आ रहा है कि आखिर जो ये बड़े बड़े एक्टर्स होते हैं वो लड़कियों के बीच में फेमस क्यों होते हैं। मैंने यहाँ पे अपने एक्टिंग स्किल का यूज करा और सेक्रेटरी जो कि मेरी सारी लड़कियों में सबसे स्मार्ट है, वो मेरी बातों में आ गई। वही खड़ा स्टैनली सोच रहा होता है लगता है मेरे गॉड फादर के पास में काफी सारी लड़कियां हैं और मेरे गॉड मदर की लिस्ट तो बहुत ही बड़ी होने वाली है। सीन चेंज होता है, हमें सियोल रॉयल होटल के कॉन्फ्रेंस रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ईहान और वुशवांग बैठे होते हैं। तभी उन लोगों के पास में गार्ड आते हुए बोल रहा होता है मैं जो 6 किडनैपर्स ने आप लोगों को किडनैप किया था ना, उन लोगों के बारे में हमने कुछ इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करा है। सबसे पहले तो हमने उन लोगों की जो मौत की न्यूज थी उसको मीडिया से गायब करवाया। सारे के सारे मीडिया हाउस को स्ट्रिक्टली ऑर्डर कर दिया गया है कि ये न्यूज आज के बाद कहीं भी बाहर नहीं आनी चाहिए। जो उन लोगों ने ब्रॉडकास्ट किया भी था ना, वो भी वो लोग डिलीट कर देंगे। और इन 6 बंदों के बारे में अभी जो इन्वेस्टिगेशन थी वो चल रही है। और हाँ, एक और बात थी, आपने मुझे बोला था ना कि मुझे फेटिया लिस्टेड को स्कूल के प्रोजेक्ट के बारे में प्रपोजल भेजना है, लेकिन उन लोगों ने हमारे लोंगा ग्रुप के पार्टनरशिप प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दिया है। उन्होंने हमसे कहा है कि 10 बिलियन में 5% का शेयर पाना, इसके तो हम सपने देखे। ईहान बोल रही होती है अगर देखा है तो वो लोग गलत भी नहीं है। उनके कंपनी के पास में ऑलरेडी इतनी कमाल की मार्केट वैल्यू है, आखिर वो लोग इतने सस्ते में हम लोग को शेयर क्यों ही देंगे। वैसे मैंने तुमसे कहा था कि इस होटल के सर्विलेंस कैमरा को चेक करवाना, क्या तुमने करवा लिया? बॉडीगार्ड बोल रहा होता है मिस मैंने फुटेज को चेक करवाया है और उस दिन को छोड़कर जिस दिन आप किडनैप हुई थी हर एक दिन के फुटेज अवेलेबल है। उस रात के जो फुटेज थी उसको तो पूरी तरीके से इरेज कर दिया गया है। हम लोगों ने अपने टेक्निकल एक्सपर्ट्स को बुलाया ताकि वो फुटेज को रिकवर कर सके, लेकिन उन लोगों ने साफ साफ कह दिया कि रिकवरी तो इम्पॉसिबल है। यहाँ पे शो हो रहा है कि बहुत ही हाई स्किल्ड हैकर्स ने इन सारे फोटोज को डिलीट किया है। वुशवांग बोल रही होती है आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि डिलीट कर दिया? ईहान मुझे लगा कि हमें जिस बंदे ने बचाया था ना, वो कोई एक इंसान नहीं बल्कि पूरी की पूरी एक टीम थी। लगता है कि वो लोग अपने काम के अंदर बहुत ही प्रोफेशनल थे। इसी वजह से जब वो हम लोग को बचाए थे ना, तो उन लोगों की फुटेज स्ट्रीट कैमरा पे भी नहीं आई और लगता है कि हमें यहाँ पे छोड़ने के बाद में उन लोगों ने यहाँ के फुटेज को डिलीट कर दिया। ईहान बोल रही होती है देख ले रहा है कि जिस बंदे ने हम लोग को बचाया था ना, उसको ट्रैक करना इम्पॉसिबल है। चलो कोई बात नहीं, सेवियर के बारे में जानना इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। हमें अब ये जानना है कि हमें किडनैप कराने के पीछे मास्टरमाइंड कौन था। डेफिनेटली हम लोग को पैसे के लिए तो किडनैप नहीं किया गया होगा, पक्का से इसके पीछे कोई बहुत ही बड़ा रीजन होगा। बॉडीगार्ड बोल रहा होता है फैमिली हेड के ऑर्डर्स आए हैं कि आप लोग को जल्द से जल्द संघा जाना होगा। उन्होंने बोला है कि आप दोनों की लाइफ के ऊपर खतरा है, तो आपको इन सभी चीजों के अंदर इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। तभी ईहान चिढ़ते हुए बोल रही होती है ठीक है मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ। मैं सियोल फालतू में नहीं आई थी, मैं यहाँ पे स्टाफ फार्मास्यूटिकल के प्रेसिडेंट से बात करने के लिए आई थी। उनसे मीटिंग अरेंज कराने के लिए मैंने बहुत ही मेहनत करी है और मैं ऐसे ही तो नहीं जाने वाली। तुम फिलहाल के लिए यहाँ जा सकते हो, अगर तुमसे कोई पूछना तो बोल देना कि हम फिलहाल वापस तो नहीं आने वाले। ईहान सोच रही होती है अभी मुझे घर पे ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे कि मैं छोटी हूँ। मैं डैड के केयर को तो समझ सकती हूँ, काफी ज्यादा प्रोडक्टिव है, लेकिन मेरी फैमिली के बाकी सारे बुढ़े एल्डर्स वो मुझे किस चीज के लिए बुला रहे हैं मुझे पता है। उन सभी लोगों का मुंह चुप कराने के लिए ही मैं यहाँ पे आई थी। अगर मैंने स्टाफ फार्मास्यूटिकल के साथ में डील कर ली ना, तो ये हमारे लिए ऐसी डील होगी जो कि हमें हमेशा प्रॉफिट देगी। और फिर मैं देखती हूँ कि हमारे सामने कौन क्या बोल लेता है। तभी वहाँ पे गेट के ऊपर लू वेंजे नॉक करता है। लू वेंजे बोल रहा होता है एक्सक्यूज मी, क्या आप लोंगा ग्रुप के प्रेसिडेंट ईहान है? तभी शॉक्ड होते हुए लू वेंजे बोल रहा होता है ये लोग यहाँ पे क्या कर रही है? मुझे याद है कि मैंने इन दोनों लोगों को बार के अंदर देखा था और ये पता टोनी से काफी गुस्सा भी थी। मुझे कभी नहीं लगा था कि ये दोनों लड़के इतनी पावरफुल बैकग्राउंड से होंगी। सच में हमारे बड़ा टोनी तो काफी ज्यादा कमाल के हैं, लेकिन उनकी इन सारी हरकतों की वजह से लगता है कि हमारे बिजनेस के अंदर पक्का से दिक्कत आएगी। ईहान बोल रही होती है प्रेसिडेंट लियो, अभी तो आप काफी ज्यादा यंग हो, पता नहीं क्यों पर आपको देख के ऐसा लग रहा है ना कि मैंने आपको कहीं ना कहीं तो देखा हुआ है। लू वेंजे बोल रहा होता है वैसे प्रेसिडेंट ईहान, आप भी काफी कम एज के अंदर इतनी बड़ी कंपनी की प्रेसिडेंट बन गई है, और रही बात देखने की तो क्या आपको याद नहीं है कि हम लास्ट टाइम बार में मिले थे? वुशवांग बोल रही होती है हाँ मुझे याद आ गया, आप तो टोनी के साथ में बैठ कर ड्रिंक कर रहे थे ना। प्रेसिडेंट लू वेंजे हमारी बातों का बुरा मत मानिएगा, लेकिन हम लोगों ने उस टाइम आपको नोटिस नहीं करा। ईहान बोल रही होती है प्रेसिडेंट लू वेंजे प्लीज आप मेरे दोस्त की बातों का बुरा मत मानिएगा, ये काफी मजाकिया ऐसे फालतू बातें करती रहती है। वेंजे बोल रहा होता है नहीं कोई बात नहीं, चलिए अब हम लोग काम की बात कर लेते हैं। अब इसका क्या होगा हम देंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।